नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। रूस ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह को फिर बनाया निशाना, कई अनाज गोदाम तबाह। यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई में 13 शाहिद ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। पूर्वी डोनियास्क क्षेत्र स्थित उरोजाइन गांव पर दोबारा कब्जा करने का जारी किया वीडियो। जापान में शक्तिशाली टाइफून लैन ने दी दस्तक, 900 उड़ानें रद्द, करीब 2.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश। कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी की चपेट में, नासा ने वैश्विक स्तर पर जुलाई को सबसे गर्म महीना बताया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर फिर हुआ हमला, दंगाइयों ने कई चर्च में की तोड़फोड़। ईश निंदा के आरोप में ईसाई समुदाय के घरों में लगाई आग। प्रधानमंत्री ने कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। माली सीमा पर आतंकी हमले में कम से कम 17 नाइजर सैनिकों की मौत, 20 से अधिक घायल। नाइजर सेना का 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा। लीबिया में कमांडर महमूद हमजा की रिहाई के बाद थमा हिंसा का दौर। प्रतिद्वंदी गुटों के बीच जारी हिंसक झड़प में अब तक 27 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। बात करते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। रूस लगातार यूक्रेन पर तेज हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन पूर्वी डोनियास्क क्षेत्र के उरोजाइन गांव पर दोबारा कब्जा करने का दावा कर रहा है। दूसरी ओर वैगनर ग्रुप की मौजूदगी के कारण लिथुआनिया और बेलारूस में तनाव बढ़ रहा है। वहीं बेलारूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया, जिसमें नाटो देशों के करीब 2000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। लगातार मिसाइल हमले झेल रहा काला सागर स्थित ओडेसा बंदरगाह एक बार फिर रूसी सैनिकों के निशाने पर रहा। मंगलवार देर रात रूसी सैनिकों ने ओडेसा क्षेत्र में अनाज गोदामों को निशाना बनाकर एक बार फिर हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक सैनिकों ने ड्रोन के जरिए डैन्यूब नदी के किनारे स्थित बंदरगाहों और उन अनाज गोदामों को निशाना बनाया जिनका उपयोग यूक्रेन यूरोप को अनाज भेजने के लिए करता रहा है। दरअसल रूस के अनाज समझौते से हटने के बाद भी यूक्रेन अपना अनाज निर्यात काला सागर के रास्ते ही निर्यात कर रहा है। इस बीच 17 महीने से ओडेसा के बंदरगाह पर फंसा हुआ एक कंटेनर जहाज बोस्पोरस के लिए रवाना हुआ। दरअसल ओडेसा से रवाना होने वाला हांगकांग के ध्वज वाला कंटेनर जहाज 16 जुलाई के बाद रवाना होने वाला पहला जहाज था। यूक्रेन पर हमला शुरू होने के साथ ही ओडेसा में फंसा हुआ था। ओडेसा के गवर्नर आलेह कीपर ने कहा कि रात में रूस की तरफ से की गई ड्रोन बमबारी का प्राथमिक लक्ष्य बंदरगाह टर्मिनल था। इस बीच यूक्रेन में रूसी हमले पर पलटवार करते हुए पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र के उरोजाइन गांव पर दोबारा कब्जा करने का दावा किया है। ये वही इलाका है जहां पिछले कुछ दिनों से भीषण लड़ाई जारी थी। यूक्रेन ने अपने दावे की पुष्टि का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें सैनिकों को हमला करते हुए आगे बढ़ते दिखाया गया है। दरअसल कुछ समय पहले डोनेट्स्क शहर से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित उरोजाइन रूस पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। उधर लिथुआनिया ने बेलारूस के साथ लगे अपनी सीमा के 6 प्रवेश द्वार में से 2 को बंद करने की घोषणा की है। लिथुआनिया के उप परिवहन मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में बेलारूस में वैगनर समूह की गतिविधियों के कारण ये फैसला लेना पड़ा। लिथुआनिया ने घोषणा करते हुए कहा कि इनमें ग्रामीण इलाके के वो 2 क्रॉसिंग पॉइंट शामिल हैं जो वाणिज्यिक वाहनों के लिए उपयोग में नहीं थे। हमारा मुख्य लक्ष्य इस साल 18 अगस्त से इन सीमा क्रॉसिंगों पर गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोकना है। इस निर्णय के कई कारण हैं, क्योंकि भू राजनीतिक वातावरण अधिक खतरनाक हो गया है।
उधर रूसी सेना के खार्किव में बढ़ते हमले के बाद रेड क्रॉस ने पूर्वी खार्किव क्षेत्र के 37 कस्बों और गांवों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। दरअसल सितंबर 2022 तक कुपियांस्क शहर और इसके आसपास का क्षेत्र रूसी कब्जे में था, लेकिन यूक्रेनी सेना ने तेजी से पलटवार करते हुए रूसी सेना को इस इलाके से खदेड़ दिया। लेकिन करीब 2 महीने पहले रूसी सेना ने वैगनर समूह की मदद से इन शहरों में दोबारा कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। एक बार फिर यूक्रेन खार्किव में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी कर रहा है। इस बीच बेलारूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच पोलैंड ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड का आयोजन किया, जिसमें नाटो देशों के करीब 2000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। परेड में 200 मिलिट्री व्हीकल्स और 100 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया। परेड के दौरान अमेरिका में बने अब्राम टैंक्स, हिमार्स आर्टिलरी सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दिखाई दिए। इसके अलावा परेड में दक्षिण कोरियाई FA-50 फाइटर जेट और K9 हॉवित्जर, अमेरिकी एयरफोर्स के F-35 फाइटर जेट भी शामिल हुए। सैन्य परेड का आयोजन वारसा जंग में पोलैंड की जीत के 102 साल पूरे होने की खुशी में रखी गई। पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का बड़ा भारी असर हो रहा है। जुलाई 2023 को पृथ्वी पर दुनिया का अब तक का सबसे गर्म दिन घोषित किया गया है। समुद्र की सतह का तापमान भी बढ़ा हुआ है। जापान, म्यांमार, चीन जैसे देशों में तूफान का कहर है, तो यूरोप, अमेरिका गर्मी से झुलस रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि 1880 के बाद से जुलाई अब तक का सबसे गर्म महीना रहा। बता दें कि इस साल अमेरिका और यूरोप के कई शहर लू और जंगल की आग की चपेट में रहे हैं। अमेरिका में भी इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जुलाई 2023 नासा के रिकॉर्ड में किसी भी अन्य महीने की तुलना में 0.24 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म दर्ज किया गया। ये तापमान 1951 और 1980 के बीच औसत जुलाई की तुलना में 1.18 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तापमान में वृद्धि का एक कारण समुद्र की सतह का तापमान भी रहा। नासा ने अपने विश्लेषण में कहा है कि पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में गर्म समुद्र तल का तापमान मई 2023 में बढ़ना शुरू हुआ था, जो अल नीनो का असर है। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के हिस्से विशेष रूप से गर्म थे, जहां तापमान औसत से लगभग 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ गया। कुल मिलाकर इस अत्यधिक गर्मी ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, जो सैकड़ों लोगों में बीमारियों और मौत का कारण बना। नासा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर के लोगों और पारिस्थितिक तंत्रों पर अपना असर छोड़ रहा है। एल नीनो का सबसे बड़ा प्रभाव वास्तव में 2024 में होगा। इसलिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि न केवल 2023 असाधारण रूप से गर्म होगा और संभवतः एक रिकॉर्ड गर्म वर्ष होगा, बल्कि हमारा अनुमान है कि 2024 अभी भी अधिक गर्म होगा। अत्यधिक गर्मी में वृद्धि न केवल तटों को प्रभावित करती है, बल्कि पृथ्वी सैकड़ों मील अंदर भी गर्मी महसूस करती है। इसका असर पूरे ग्रह पर पड़ता है। जापान में शक्तिशाली तूफान लैन ने दस्तक दे दी है। इस तूफान के कारण जापान में लगभग 900 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 2,40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। पश्चिमी जापान में टाइफून लैन के टकराने के बाद भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जानकारी के अनुसार शक्तिशाली टाइफून लैन जापान के मुख्य द्वीप होन्शु से टकरा गया है, जिसके कारण हजारों घरों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। प्रशांत महासागर से आ रहे लैन तूफान ने टोक्यो से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में वकायामा प्रांत के दक्षिणी सिरे पर दस्तक दी है, जिससे मध्य और पश्चिमी जापान के कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हुई है। वहीं स्पेन में जंगल आग से जलकर खाक हो रहे हैं। आग 4000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की हरियाली को लील गई है। हालात बेहद डरावने हैं। स्पेन के पर्वतीय इलाके में लगी आग की वजह से हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। तेजी से फैलती आग ने स्पेन के वालेंसिया और अरागोन क्षेत्रों में निवासियों को अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। वहीं माउंट टाइड ज्वालामुखी के आसपास जंगल में आग लगने के बाद स्पेन के अधिकारियों ने टेनेरिफ और कैनरी द्वीप पर 4 गांवों को खाली करने का आदेश दिया।
आग ने स्पेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट टाइड ज्वालामुखी के पास लगभग 130 हेक्टेयर भूमि को पहले ही तबाह कर दिया है। जुलाई में ग्रैन कैनरिया के पास ला पाल्मा द्वीप पर 4000 लोगों को उनके घरों से निकाला गया था क्योंकि जंगल की आग नियंत्रण से बाहर हो गई थी, जबकि यूरोप भर के देश गर्मी की लहर के बीच जंगल की आग से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वहीं म्यांमार के एक दूर दराज के इलाके में जेड खदान में भूस्खलन होने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी 14 लोग लापता हैं। आपात सेवा के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि लापता लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते रविवार को काचिन प्रांत के हापाकांत नगर के बाहरी इलाके में एक जेड खदान में भूस्खलन हो गया था। म्यांमार हाल के दिनों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से प्रभावित हुआ है और रविवार को उत्तरी कांचिन के हापाकांत टाउनशिप के बाहर भूस्खलन हुआ। बचाव कर्मियों के अनुसार खनन उत्खनन के कारण लगभग 150 से 180 मीटर ऊंचा मिट्टी का ढेर भारी बारिश के कारण ढीला हो गया और ढह गया। बरसात के मौसम के दौरान खदान का संचालन निलंबित कर दिया गया था, लेकिन माना जाता है कि भूस्खलन में फंसे लोग स्थानीय लोग थे जो कीचड़ में कुछ मूल्यवान खोजने की उम्मीद कर रहे थे। आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच विवाद में फंसे काराबाख इलाके के हालात काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ नाकेबंदी के कारण लोग सामान्य ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं ले पा रहे हैं। इस पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी चिंता जताई है। आइए जानते हैं क्या हैं यहाँ के हालात और क्या है विवाद का कारण। सड़कें खाली हैं, गैस स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतार तो है, लेकिन ईंधन नहीं मिल पा रही है। कभी ग्राहकों की बाट जोहती दुकानें या तो बंद पड़ी हैं, अगर खुली हैं तो उनमें सामान नहीं है। ये हालात है आर्मीनिया और अजरबैजान के विवाद में फंसे काराबाख इलाके की, जो करीब 9 महीने पहले से नाकाबंदी की मार झेल रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ के लोगों को सिर्फ स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पादों से ही पेट भरना पड़ रहा है। यानी काराबाख के लोगों के लिए नाकाबंदी की वजह से बुनियादी खाद्य पदार्थ, ईंधन और दवाएं लगभग खत्म हो गई हैं। काराबाख के भीतर उत्पादित खाद्य पदार्थों को आंशिक तौर पर स्टेपान कट के माध्यम से बांटा जाता है, क्योंकि किसानों के पास अपने उत्पादों को बाजार में ले जाने के लिए ईंधन ही नहीं है। बहुत लंबा समय हो गया है जब मैंने डेयरी उत्पाद या अंडे नहीं खाए हैं। ये विनाशकारी है क्योंकि हमारे पास गैस नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है। नाकाबंदी का दंश झेल रहे यहाँ के लोगों की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी चिंता जताई है। हालात को संभालने के लिए यूएन की तरफ से कई बार कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। विवादित इलाके की स्थिति पर 1 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व अभियोजक ने इसकी तुलना नरसंहार से की। इन इलाकों में जीवन स्तर का गिरना जातीय कारणों का परिणाम है। यह एक नरसंहार के समान है, क्योंकि लाचिन गलियारे की नाकाबंदी का उद्देश्य यहाँ के लोगों को भूखा मारना है। यहाँ आर्मीनियाई लोग केवल तभी रह सकते हैं जब यह गलियारा खुला हो और वहाँ भोजन उपलब्ध हो। यही स्थिति दूसरे इलाके लाचीन कॉरिडोर की भी है, जहां तनाव के बाद पूरी तरह नाकाबंदी कर दी गई। दरअसल काराबाख और आर्मेनिया के बीच एकमात्र जमीनी रास्ता है लाचीन गलियारा, जिसे अजरबैजान ने आर्मेनिया समर्थित एक समूह पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए दिसंबर में नाकाबंदी कर दी। दरअसल अजरबैजान आर्मेनियाई सैनिकों पर इस गलियारे का उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए करने का आरोप लगाता रहा है। अजरबैजान ने इस चौकी का निर्माण करके किसी भी तरह से त्रिपक्षीय समझौते को नहीं तोड़ा, क्योंकि गलियारे से गुजरने वाले लोगों और सामानों की सुरक्षा की गारंटी के लिए आपको जांच की आवश्यकता है। 2 साल से मैं देख रहा हूं कि इस सड़क का उपयोग गैर मानवीय उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच विवाद का कारण नारगोनो काराबाख का पहाड़ी इलाका है, जिसे अजरबैजान अपना मानता रहा है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा है।
पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके अर्मेनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर 1980 के दशक और 1990 के दशक के शुरुआती दौर में संघर्ष हो चुका है। दोनों ने युद्ध विराम की घोषणा भी की, लेकिन सही मायनों में शांति समझौते पर दोनों कभी सहमत नहीं हो पाए। अगर दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो अर्मेनिया और अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए, जो सोवियत गणतंत्र कहलाए। नागोर्नो काराबाख में अधिकतर अर्मेनियाई मूल के लोग रहते हैं, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अजरबैजान के हाथों सौंप दिया। लेकिन विवाद उस वक्त और गहरा हो गया जब 1980 के दशक में सोवियत संघ का विघटन शुरू हुआ। नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को अर्मेनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया, जिसके बाद यहां अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गए, जिसे अजरबैजान ने कुचलने की कोशिश की। हालांकि आंदोलन को लगातार अर्मेनिया का समर्थन मिलता रहा। नतीजन यहां जातीय संघर्ष का दौर शुरू हो गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। पाकिस्तान में एक ईसाई व्यक्ति पर ईश निंदा का आरोप लगाकर कई चर्च गुस्साई भीड़ ने जला दिए हैं। प्रशासन की तरफ से भी यहां कोई सुरक्षा नहीं मिल रही। ईसाई समुदाय का कहना है कि यहां बाइबिल का अपमान आम है और ईसाई समुदाय पर ईश निंदा का आरोप भी झूठा है। पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक ईसाई परिवार पर ईश निंदा का आरोप लगाते हुए कई चर्चों में तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, कुछ ईसाई इमारतों और ईसाई बस्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया है। ये घटना जरनवाला में हुई और कहा जा रहा है कि एक सफाई कर्मी द्वारा कुरान के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने से मुस्लिम नाराज हुए। फैसलाबाद के जरनवाला जिला के ईसा नगरी इलाके में स्थित सॉल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइट फाउंडेशन चर्च और शहरोन वाला चर्च में तोड़फोड़ की गई। सोशल मीडिया में इस गुस्साई भीड़ और तोड़फोड़ के वीडियो वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान के एक अखबार डॉन ने जरानवाला तहसील के पादरी इमरान भट्टी के हवाले से बताया, शांति समितियों के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं और पूरे प्रांत में पुलिस को सक्रिय कर दिया गया है। उधर पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि वो प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। इस इलाके में सक्रिय गलियां हैं। इनमें 2 से 3 छोटे मरला गिरजाघर स्थित हैं और एक मुख्य चर्च है। गिरजाघर के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि ईसाई समुदाय का कहना है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मुस्लिम मौलवी और उन्मादी भीड़ ने उनके घरों में तोड़फोड़ की। पाकिस्तान पुलिस ने आरोपी ईसाई व्यक्ति के खिलाफ पाकिस्तान की धारा 295B और 295C के तहत FIR दर्ज कर ली है। इस बीच चर्च ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष ने कहा कि बाइबिल का अपमान किया गया और ईसाइयों पर पवित्र कुरान का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाया गया और उन्हें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अपना दुख जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कानून प्रवर्तन और न्याय प्रदान करने वालों से मांग करते हैं और सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत हस्तक्षेप करें और हमें आश्वस्त करें कि हमारी अपनी मातृभूमि में हमारा जीवन मूल्यवान है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक कांकर ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद के जरावला से आ रही तस्वीरों को देखकर मैं बहुत दुखी हूं। जो लोग भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर अक्सर ईश निंदा के आरोप लगाए जाते रहे हैं। कुछ पर कठोर ईश निंदा कानून के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें सजा भी दी गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। सैन्य तख्तापलट वाले देश नाइजर की माली सीमा के पास सशस्त्र समूहों के हमले में कम से कम 17 सैनिक मारे गए हैं।
बोनी और टोरोडी के बीच जा रही नाइजर आर्म्ड फोर्सेस की एक टुकड़ी को उटोगो शहर के पास एक आतंकवादी हमले का शिकार होना पड़ा। हमले वाली जगह टोरोडी के 52 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 20 अन्य सैनिक घायल भी हो गए हैं। इन सैनिकों को राजधानी नियामी ले जाया गया है। सेना ने कहा है कि 100 से अधिक हमलावरों को मार गिराया गया है। पिछले एक दशक से माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमा पर आतंकवादी समूहों का बोलबाला है। ये आतंकी मध्य माली, उत्तरी बुर्किना फासो और पश्चिमी नाइजर की सीमा वाले साहेल क्षेत्र में सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में अलकायदा और ISIS से जुड़े अलग अलग आतंकी समूह ज़बरदस्त हिंसा फैला रहे हैं। इन आतंकी समूहों की हिंसा के कारण ही तीनों देशों में सैन्य तख्तापलट को बढ़ावा मिला है, जिस कारण 26 जुलाई को नाइजर में ताज़ा तख्तापलट हुआ है, जब पश्चिम समर्थित राष्ट्रपति बजौम को हटा दिया गया। और वहीं लीबिया में सत्ता से जुड़े दो सैन्य गुटों के बीच हिंसक संघर्ष थोड़ा थम गया है। यहां अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा देखी गई। 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद से लीबिया में शांति न के बराबर है। युद्धरत गुटों के बीच संघर्ष में लीबिया पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच विभाजित हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक अस्थिरता से जूझते देश लीबिया में मंगलवार को प्रतिद्वंदियों के बीच हुए संघर्ष में अब तक 27 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। लीबिया की राजधानी में मंगलवार को दो शक्तिशाली सशस्त्र गुटों के बीच लड़ाई हुई, जो शहर में इस साल की सबसे भीषण हिंसा थी। हालांकि ताजा खबरों के मुताबिक लीबिया में हिंसा तब शांत हो गई जब एक पक्ष ने 444 ब्रिगेड कमांडर महमूद हमजा को रिहा कर दिया, जिसकी हिरासत के कारण लड़ाई शुरू हुई थी। पिछले साल पूर्वी स्थित संसद द्वारा घोषित प्रतिद्वंदी सरकार का समर्थन करने वाले गुटों ने अंतरिम एकता सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबीबा को हटाने का विनाशकारी प्रयास किया, जिसके कारण त्रिपोली में भारी झड़पें हुई। इस साल छिटपुट लड़ाई ने राजधानी के पश्चिम में जाविया शहर को भी हिलाकर रख दिया। लड़ाके त्रिपोली के मुख्य मिटिगा हवाई अड्डे को नियंत्रित करने वाले विशेष निरोध बल द्वारा यात्रा करने का प्रयास करने पर 444 ब्रिगेड कमांडर महमूद हमजा को हिरासत में लेने के बाद झड़पें सोमवार देर रात शुरू हुई और मंगलवार शाम तक जारी रहीं। विशेष निरोध बल वर्षों से त्रिपोली के मुख्य सशस्त्र गुटों में से एक रहा है, जिसने मिटिगा के आसपास तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, जिसमें पूर्व मुख्य सड़क का विस्तार भी शामिल है। 444 ब्रिगेड राजधानी के बड़े हिस्से और त्रिपोली के दक्षिण के क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। विशेष निरोध बल के पूर्व अधिकारी हमजा पहले अन्य सशस्त्र गुटों के बीच तनाव को समाप्त करने में मध्यस्थता करने वाले प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण त्रिपोली सशस्त्र गुट स्टेबलाइजेशन सपोर्ट अप्लायंसेस के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लड़ाके और वाहन सड़क पर थे, लेकिन वह झड़पों में शामिल नहीं था। विशेष निरोध बल और 444 ब्रिगेड त्रिपोली में सबसे मजबूत सैन्य बलों में से एक है और उनकी लड़ाई ने राजधानी के सभी जिलों को हिलाकर रख दिया है। शहर के अधिकांश हिस्सों में गहरा धुआं छाया रहा और विभिन्न उपनगरों में लड़ाई शुरू होने से पहले सड़कों पर भारी हथियारों की आवाज गूंजती रही। दोनों गुटों ने पिछले साल संक्षिप्त लड़ाई के दौरान राष्ट्रीय एकता की अंतरिम सरकार का समर्थन किया था और त्रिपोली में उनकी अचानक हुई लड़ाई ने महीनों की शांति को नष्ट कर दिया था। 2011 में नाटो समर्थित विद्रोह के बाद से लीबिया में बहुत कम शांति या सुरक्षा है और यह 2014 में युद्धरत पूर्वी और पश्चिमी गुटों के बीच विभाजित हो गया। पश्चिम में त्रिपोली पर पूर्वी सेनाओं के हमले के बाद 2020 में युद्ध विराम हुआ, जिसमें अधिकांश बड़े युद्ध रुक गए। त्रिपोली सरकार का समर्थन करने वाले तुर्की ने लीबिया में सैन्य उपस्थिति बनाए रखी। हालांकि संघर्ष के स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है और जमीनी स्तर पर सशस्त्र गुट जिन्होंने आधिकारिक दर्जा और वित्त पोषण प्राप्त कर लिया है, सत्ता पर बने हुए हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। शिकागो में विशेष ओलंपिक एथलीटों के लिए धन जुटाने के मकसद से रबर की बत्तखों की दौड़ का आयोजन किया गया। 90,000 से अधिक पीली रबर की बत्तखों को नदी में उतारा गया। साल में एक बार होने वाले इस आयोजन की एक झलक पाने के लिए हजारों दर्शक शिकागो रिवर वॉक पर इकट्ठा हुए। इस वर्ष के आयोजन ने लगभग 30,000 विशेष ओलंपिक एथलीटों की सहायता के लिए रिकॉर्ड 3.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जुटाई है।
शिकागो के रिवर वॉक में लोग एक अनोखी दौड़ देखने के लिए जुटे हैं। ये दौड़ है पीली बतखों की, जो असली नहीं बल्कि रबर की बनी है। और ये देखिए कैसे इन बतखों को नदी में उतारा गया। 90,000 से अधिक पीली रबर की बतखों के पानी में उतरते ही लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। पानी की फुहारों की मदद से इन बतखों को फिनिश लाइन तक की रोमांचक दौड़ लगानी होती है। साल में एक बार होने वाले इस आयोजन में शामिल होने के लिए हजारों दर्शक शिकागो रिवर वॉक पर कतार में खड़े रहे। दरअसल शिकागो में लगभग 30,000 विशेष ओलंपिक एथलीट्स की मदद के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से हर वर्ष इस दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस दौरान बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। यहाँ आप कुछ तयशुदा फीस के साथ अपनी पसंदीदा पीली रबर की बतखों को गोद ले सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और वो बतख जीत गई तो इनाम आपका। बतख गोद लेने का मकसद पुरस्कार जीतना ही नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए दान करना भी है। यहाँ आए बच्चों ने अपनी अपनी बतखों को ले लिया था और उनको आगे निकलता देख खुशी से चिल्ला रहे थे। अपने परिवार के साथ शिकागो आए न्यू जर्सी के फराज ने एक बतख को गोद लिया, जिसका नाम उन्होंने स्पॉन्ज बॉब रखा है। मैंने पहले कभी इतनी सारी रबर बत्तखें नहीं देखी हैं। मैं यहाँ आकर बहुत उत्साहित हूँ। मुझे उम्मीद है मैं जीतूंगा, क्योंकि मैं वास्तव में एक कार चाहता हूँ। वहीं शिकागो की 16 वर्षीय एमिली पहली बार डक रेस में हिस्सा लेने पहुंची और एमिली ने 6 बतखें गोद ली। हमने यहाँ 6 बतखें गोद ली हैं। शिकागो में रहने के बावजूद मैं पहली बार डक रेस देखने पहुंची हूँ। लोगों की भीड़ से आयोजक बेहद उत्साहित थे, क्योंकि इस वर्ष के आयोजन ने लगभग 30,000 विशेष ओलंपिक एथलीट्स की सहायता के लिए 3.5 करोड़ से ज्यादा की रिकॉर्ड रकम जुटाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के आज के हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।